इटली की इमिग्रेशन के हवाले से जज्बा पर हमारी जो लाइव नशरियात जारी हैं, जिसमें हम आपको इटली का जो नया कानून है, जिसमें नई इमिग्रेशन जो 1 जून से खुल चुकी है और एप्लीकेशन जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं, उसके मुतल्लिक हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बाकायदा तौर पर, और हम इसमें आपको जो गाइडेंस है उस हवाले से बता रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं और उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी तक उनमें डाउट्स हैं। डाउट इस लिहाज से नहीं, गवर्नमेंट के हवाले से डाउट जो है वो शक जो है वो इस लिहाज से है कि बहुत से जब भी कोई कानून आता है तो उस पर जो वकला हजरात होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की उनकी इंटरप्रिटेशन होती है कानून की जो तशरीह होती है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। एक वकील कह सकता है कि मैं इस पर, मेरे ख्याल में इस कानून का मकसद ये है, और दूसरा वकील जो है वो उस पर कह सकता है कि मेरे ख्याल में इस कानून का मकसद ये है। उस पर फिर गवर्नमेंट बाद में वजाहती सर्कुलर जारी करती है। उस सर्कुलर के बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन हैं, वो गवर्नमेंट से उसकी जो है वो वेरिफिकेशन और उसकी तशरीह मांगती है कि ये जो लफ्ज आपने लिखा है इसका आपका क्या ख्याल है और इससे आप क्या मुराद लेते हैं। तो आज की इस लाइव वीडियो में, इस लाइव प्रोग्राम में हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जो कंफर्म हो चुकी हैं, और जो अभी तक कंफर्म होना बाकी हैं उन पर भी हम आपको जो गाहे बगाए अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं और नेक्स्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको बुलाते रहेंगे। आपको पता है कि मेरे जो बड़े ही अजीज दोस्त जो इटली की ट्रेड यूनियन CGIL में काम कर रहे हैं, और मैं भी उस ट्रेड यूनियन में एज ए डायरेक्टर इमिग्रेशन ऑफिसर काम करता रहा हूं, और हमने 3-4 इमिग्रेशन जो हैं उनको खुद हैंडल किया है, उनके जो एप्लीकेशन साइन किए, और अभी भी वो जो ट्रेड यूनियन है वो भरपूर मेन किरदार अदा कर रही है इंफॉर्मेशन के हवाले से, लोगों की जो है वो एप्लीकेशन फिल करने के हवाले से। तो वो सिलसिला साथ से साथ चलता रहेगा। मैं एक फौरन आपके क्वेश्चन लेने से पहले जो 1-2 पॉइंट हैं उन हवाले से आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने जो वजाहती डिक्रेटो अत्तुआतिवो जो जारी की थी, उसके बाद जो उनके लोकल प्रेफेक्टूरे हैं, जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, उनको गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया था 30 मई को, और जिसमें जो बहुत सी चीजें जो वाज़िया हुई हैं वो ये हैं कि ये इमिग्रेशन जो है ये अभी तक जो है वो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स के लिए खुली है। एग्रीकल्चर, जिसके साथ ज़ाहिर अलेवामेंटो, पेस्का और जू टेक्निका जो उससे रिलेटेड शोबे हैं वो, और दूसरा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर, और तीसरा जो है वो केयर वर्कर, उनके लिए खुली है। और जो भी लोग आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी सब कामों के लिए हो गया, अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक की जो गवर्नमेंट है जो एक सर्कुलर जारी कर रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही 3 मेन डिपार्टमेंट हैं। लोएरो डोमेस्टिको यानी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर आप कर रहे थे तो भी आप लीगल हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे थे और कोई मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है तो भी आप कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको एक बेसिकली डोमेस्टिक वर्क की जरूरत है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है वो बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन करते हैं, तो कम से कम जो आप उसके घंटे हैं वो 20 घंटे पर वीक के लिहाज से उसके कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होनी चाहिए। इसकी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे सजोरनो जमा कराएंगे, उनके मालकान के लिए जरूरी होगा कि वो एक 500 यूरो का जो है वो गवर्नमेंट को यकमुश्त फॉरफेटारियो जो है वो जमा करवाएंगे। फॉर्म मिल जाता है इटली में, FA24 उसको कहते हैं, वो फिल करके तो आप जमा कराते हैं। और इसके अलावा जो है वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस हिसाब से उन आपको जो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के पड़ेंगे वो भी उनको देने पड़ेंगे।
दुमानदा प्रेजेंटारे करने का तरीका ये है कि आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट nullausta.dlce.interno.it जो है उस पे जाके आपने स्पीड होना चाहिए, यानी जो वेरिफिकेशन कोड है, और उसके बाद मालक कोई अप्लाई कर सकता है। वैसे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रो डेलिंटेनो जो वेबसाइट है उस पर बड़ी तफसील से इसकी वीडियो गाइडेंस भी जारी कर दिया है। अगर किसी मालक को आती है इटालियन तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो करके तो अप्लाई कर सकता है। मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको यही मशवरा देता हूं कि आप खुद से ट्राई करने की बजाय अगर किसी प्रोफेशनल अदारे से करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होती। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर कोई ऐसी शर्त जो है वो आप के उसमें नहीं आती, तो आप अगर वो भेज देते हैं तो फिर जाहिर है किसी भी शख्स की ये मुस्तकबिल की और उसकी जिंदगी का जो मामला है वो इस पर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने ये भी इस सर्कुलर में वाज़ा किया कि आपके पास ये सिर्फ उन इमिग्रेंट्स के लिए है जो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वो उस सर्कुलर में जो एक लिस्ट भी जारी की है कि ये जो 30 मई वाला सर्कुलर है उसमें ये एक लिस्ट जारी की है कि किस किस्म का प्रोवा जो है वो आपको चाहिए होगा। उसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट चल सकता है, तेसरा नॉमिनेटिव मेजी पुब्लिची, अगर किसी ने बस कार्ड बनाया है, कोई ट्रेन कार्ड बनाया है, मेजी पुब्लिची उनको कहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल हो सकेगा। तेसरे टेलीफोनिक नॉमिनेटिव, अगर किसी ने कोई अपना फोन का अकाउंट खुलवाया हुआ है तो वो भी प्रोवा चल सकेगा। प्रोवा मतलब प्रूफ कि आप 8 मार्च से पहले यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्यूमेंटेशियन centri di accoglienza, अगर कोई बंदा किसी कैंप में आके रहा है और उसके पास ये प्रूफ है कि वो आया था और यहाँ रहा था 8 मार्च से पहले, तो वो भी एक प्रोवा हो सकेगा। हो सकेगा। सर्टिफिकेट di iscrizione a scuola dei figli, अगर किसी ने अपने बच्चे किसी स्कूल में दाखिल करवाए थे तो वो भी एक प्रूफ है कि आप स्कूल में जो है वो गए थे। तो ये 8 मार्च से पहले के प्रूफ भी सर्कुलर में बाकायदा तरतीब पर बता दी गई हैं। मेन उसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी सरकारी अदारे का कोई ऐसा प्रूफ जो ये साबित करता हो कि आप 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद हो, वो वैलिड होगा। इसके अलावा जो मालक का है उसके लिए क्या चाहिए होगा मालक के लिए, तो पहली चीज ये है कि या वो इटालियन नेशनल हो या वो यूरोपियन नेशनल हो जो इटली में मुकीम होते हैं, या वो यूरोपियन नेशनल का रिश्तेदार हो। यानी अगर मैंने या किसी बंदे ने कोई सजोर्नो ली हुई है किसी इस बेस पे कि उसकी शादी किसी यूरोपियन से हुई है या उसका बेटा कोई यूरोपियन है, या किसी भी रिश्ते पे जो कार्ता यूए होता है यूएई, वो अगर किसी के पास है इलिमिटाता तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास कार्ता दी सोजोर्नो है यानी फॉरएवर का जो इंडेटर्मिनातो जो मिलता है इटली में परमानेंट रिहायशी इजाजतनामा, जिसको कार्ता दी सोजोर्नो भी कहते हैं, परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो भी कहते हैं, वो भी इसके अहल होंगे कि वो भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकेंगे और वर्कर जो है वो रख सकेंगे, डोमेस्टिक किसी वर्कर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकेंगे। इसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि शोबे सिर्फ वही हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और अपना केयर वर्कर का। केयर वर्कर होता है कि अगर आप किसी माजूर शख्स की मदद के लिए किसी के घर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं केयर वर्कर। इसमें जो फैक्ट्रियां यानी कि जो एग्रीकल्चर वाले जो मजीद अपनी कंपनी वाला बंदा अगर अप्लाई करना चाहेगा अलेवामेंटो का, जू टेक्निका का, पेस्का का, तो उसकी जो है वो 30,000 यूरो सालाना आमदन जो है वो होनी चाहिए। जो लोग डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, घर के काम के लिए किसी को रखेंगे, तो उनके लिए शर्त ये है कि अगर फैमिली में un solo precettore di reddito, अगर कमाई करने वाला शख्स एक है तो वो उसके लिए 20,000 है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर ज्यादा हैं तो उसके लिए 27,000 है। यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अप्लाई करते हैं, या अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे दूसरे लोग भी काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है प्रेचेत्तोरी दी रेडितो हो जाते हैं, तो वो 27,000 चाहिए। अगर एक बंदा रहता है तो उसके लिए 20,000 चाहिए। इस पर मैं तफसील से बाद में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो अभी तक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है वो इनकम के हवाले से बना हुआ है। आज मैंने दावत दी थी इरफान यात्रा साहब को इस प्रोग्राम में आने की, उनकी एंड टाइम पे एक मीटिंग हो रही है और इसी पॉइंट पे जो है वो सबसे ज्यादा जो
इटली में वकला हैं उनकी तकसीम है, क्योंकि बहुत से वकील जो हैं वो ये समझते हैं कि जो प्रेचेत्तोरी दी रेडितो का मतलब यह है कि अगर उसके घर में और भी बंदे हैं लेकिन वो काम नहीं करते तो वो जो है वो अकेला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस पर भी मजीद कुछ डिवीजन है कि अगर आप की वाइफ काम नहीं करती लेकिन वो प्रेचेत्तोरी दी रेडितो है, यानी कमाऊ है, किसी भी तरीके से उसको कोई बोनस आया है या उसको किसी भी किस्म के पैसे मिले हैं, तो ज़ाहिर है वो भी उस डेफिनेशन में आ जाती है। तो फिर 20,000 नहीं होगा, फिर 27,000 जो है वो होगा। इस पर मैं बाद में तफसील से आऊंगा। अभी मैं इसका तरीक़ेकार बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वर्कर के, उसमें अपना आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप जो है वो जो गवर्नमेंट जो हमारी एम्बेसी है वो एक अटेस्टातो कंसुलारे बना देती है, वो भी चल सकेगा। टीटोलो दी वियाggio भी चल सकेगा। ये चीजें शो करती हैं। अभी हम बात करेंगे, बहुत से लोग कैंपू में और असाइलम वाले क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है वो, उसको मैं पहले बता दूं कि इसमें वो बकायदा लिखा हुआ है, अगर वो अपना टीटोलो दी वियाggio भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो दोमांदा जो मैंने आपको बताया कि वो मिनिस्टर डेलिंटेनो की वेबसाइट पे जाके होगा। जब आप सारा जो फिल करके एप्लीकेशन भेज देंगे, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है वो प्रेफेक्टूरा आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, आपके बारे में, वर्कर के बारे में और मालिक के बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा कस्तूरे से कि वर्कर के ऊपर या मालिक के ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं है। जो आपको बताया था कि एक लिस्ट थी पूरी, हम पिछले प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि ऐसे तमाम मालकान जो इलीगल इमिग्रेशन में मुलवस रहे हैं, जिनके ऊपर संगीन नौयत के, प्रोस्टिट्यूशन के, बच्चों से काम करवाने के और इवन के अगर साबका किसी इंफॉर्मेशन में यह साबित हो जाए कि वो लोगों को लाए तो थे लेकिन उनको बाद में कागज उनके नहीं बनवाए, तो ऐसे लोग जो कानून की नजर में ऐसे जराइम के मुजरम करार पाए होंगे, उनको ये इजाजत उनकी जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वर्कर का भी और फोलियो दी विया के हवाले से हमने कहा था कि अगर नॉर्मल फोलियो दी विया किसी को मिला है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को ऐसा फोलियो दी विया मिला है जिसमें उसका प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर क्रॉसिंग या यूरोप के किसी भी मुल्क में उसको पाबंदी लगी हो, तो वो ज़रा आपको पता है कि शेंगन सिस्टम में सबके जो अपना है फिंगरप्रिंट्स वो आ जाते हैं, तो वो भी इसका अहल नहीं होगा। जब वो आपके बारे में, वर्कर के बारे में और मालिक के बारे में इंफॉर्मेशन कस्तूरे से ले लेंगे, आपका चेक करवा लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपको बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट आएगी आपको, आप वहां जाएंगे। दोनों मालिक और वर्कर दोनों का जाना जरूरी है। उसके बाद वो आपके लिए किट फिल करेंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, मालिक को कॉन्ट्रैक्ट दी सोजोर्नो उसको कहते हैं, और उसके बाद आपको किट तैयार करके कहेंगे कि आप जाके इसकी सोजोर्नो अप्लाई कर दें। और उस किट में जरूरी होगा कि आप यही चीजें आप प्रोवा, कॉन्ट्रैक्टो और जो है वो भेजें लोकल कस्तूरे को, और उसमें मार्का दा बोलो आपका लगेगा। बेसिकली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर का हुआ तो आपको 2 साल की सोजोर्नो मिल सकती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का हुआ तो आपको सोजोर्नो 1 साल की या कम भी मिल सकती है। तो अगर फॉर एवर की अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, 2 साल की सोजोर्नो आपको मिल जाएगी। एक दफा आपको सोजोर्नो मिल गई तो आप काम चेंज करवा सकेंगे। इस इमिग्रेशन में दूसरा जो है वो आर्टिकल 103 का कोमा दुए जो है उस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और हमने कोशिश की कि अपनी हर वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अब दोबारा कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जिनके पास कोई सोजोर्नो थी और वो सोजोर्नो जो है वो न्यू नहीं करवा सके और वो सोजोर्नो जो है वो उसको तब्दील नहीं करवा सके, तो वो उनको ये राइट मिलता है कि वो 6 महीने की आरजी सोजोर्नो ले सकते हैं जो इटली में ही वैलिड होगी। लेकिन वो आरजी सोजोर्नो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो ये साबित कर सकें कि वो इटली में 31 अक्टूबर 2019 से पहले डोमेस्टिक काम करते रहे हैं या एग्रीकल्चर काम करते रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कह दें कि करते रहे हैं, बल्कि उनको साबित करना पड़ेगा। ये इस सर्कुलर में बकायदा उसकी पूरी डिटेल आ गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनसे वो साबित करेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली अगर कोई मुझसे मशवरा ले
کہ 6 महीने की सोजोर्नो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं पर्सनली उसको कहूंगा कि आपको 6 महीने की सोजोर्नो नहीं लेनी चाहिए। एक तो 6 महीने की सोजोर्नो जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते उसके बाद। और दूसरा यह है कि उस पे भी आपको दोबारा अगर आपने चेंज करवानी है तो फिर आपको कोई डोमेस्टिक वर्कर चाहिए, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, फिर आपको कोई एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो एक तो यह है कि वो वैलिड दूसरे ममालिक के लिए नहीं होगी, और दूसरा यह है कि वो फिर एक आपको आप ये कह लें कि आपको कुछ थोड़ी टाइम की बचत दे रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि वो आप उस सोजोर्नो से जो है वो मतलब आम सोजोर्नो की तरह होगी। तो उस टाइम को लेने की बजाय अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के सोजोर्नो करेंगे तो वो आपको 2 साल की सोजोर्नो भी मिल सकती है। क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि बहुत से एग्रीकल्चर लोग जो असाइलम वाले जो लोग हैं वो पूछते हैं कि हम ये अप्लाई हम करें या ना करें। तो इस पर CGIL की ही ट्रेड यूनियन की इनका ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि आप दोनों किस्म की सोजोर्नो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आप डोमेस्टिक वाली भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले तो आप 6 महीने वाले भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ये साबित कर सकें कि आपने 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपने एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और जो है वो केयर वर्क का काम किया हो। और ये आपने साबित करना है, यानी आपने प्रोवा देना है। आपके पास कोई मालिक का पे स्लिप बूस्ता पागा होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा वायदा लिखा होना चाहिए जो साबित करे कि आप ये काम कर चुके हैं। अगर आप ये साबित ना कर सके तो रिस्क है कि आप सोजोर्नो नहीं ले सकेंगे। उसका तरीकेकार मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई बंदा समझता है कि जी मैं 31 अक्टूबर 2019 से पहले मेरे पास सोजोर्नो थी और वो सोजोर्नो खत्म हो गई, और उसके पास जो है वो ये प्रूफ है कि वो पिछले साल ये काम कर चुका है इन फील्डों में, और उस पर जो है वो ये साबित कर सकता है कि यानी ये जितने जो इसकी चीजें वाट मार्च से इधर पहले था, वाट मार्च के बाद नहीं गया, वो सारी चीजें साबित करके तो उसको ये राइट होगा कि वो किट फिल करके डायरेक्ट कस्तूरे को भेज सकेगा, और उसमें ये सारी चीजें डालनी होंगी। एक ऐसा सबूत कि वो पिछले साल ये काम कर चुका है, एक ऐसा सबूत कि उसके पास सोजोर्नो थी जो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जो है वो कस्तूरा उसको बुलाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके तो उसको 6 महीने की इजाजत देगा कि आप जाके काम ढूंढ लें, iscrizione al collocamento यानी कि बेरोजगार ऑफिस में आके जाके अपना अप्लाई कर लें, और उसके बाद जो है फिर उसको दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा। यही हर किस्म का काम नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक का, एग्रीकल्चर का और केयर वर्क का। तो ये तो थी तफसील आर्टिकल जो कोमा 2 है उसकी और कोमा 1 की। जो सवाल आप जानना चाह रहे हैं इनकम के हवाले से, इस पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन। इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। अगर तो आपका खुद, मैं मालिकों से मुखातब हूं, और जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं तो आपसे भी, अगर आपके काम के मालिक का खुद 27,000 यूरो है तो बेफिक्र होकर जमा करवा दें, कोई मसला नहीं है। अगर उसका 27,000 यूरो नहीं है लेकिन उसके घर में जो कोई दोस्त उसका रहता है और दोनों का मिला के 27,000 यूरो है, कोई मसला नहीं, अप्लाई कर दें, वेरी गुड। ये कंफर्म एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है। अगर उसके घर में रहने वाला कोई नहीं है और वो कोई उसकी यानी वाइफ अगर किसी बेशक दूसरे मकान में भी रहती है, या उसका भाई, सगा भाई जो है वो उसको साथ मिलाना चाहे, वो दूसरे मकान में भी रहता हो तो वो शामिल कर सकता है अपनी रहती तो, और वो उस बेस पे कर सकता है। जितने भी आपको वकला मशवरा दे रहे हैं कि कजन के साथ मिल जाएगा, अंकल के साथ मिल जाएगा, आंटी के साथ मिल जाएगा, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। जो सेकोंडो ग्राडो इटली में होता है, सेकोंडो ग्राडो में ये मैं आपको मैप बना सकता हूं, यानी आपका दादा, आपका पोता, आपका नवासा, यानी जो डायरेक्ट लाइन में आता है वो प्रीमो, और प्रीमो ग्राडो में आपकी ज़ाहिर वाइफ आती है और आपके वालिदैन आते हैं, और सेकोंडो ग्राडो में आपका दादा या आपका पोता आ सकता है। अगर आप इस साइड पे जाते हैं तो सेकोंडो ग्राडो में सिर्फ आपका भाई आ सकता है। इसके अलावा अगर आप भाई का बेटा हो तो वो, यानी आपका भतीजा भांजा हो तो वो सेकोंडो ग्राडो नहीं है।
اور اگر آپ کا اوپر چلے جائیں والد کا بھائی جو ہے یعنی آپ کا انکل یا والدہ کی سائڈ پہ آپ کا انکل یا آپ کی انٹی وہ بھی سیکونڈو گرادو نہیں ہے، وہ 1300 گرادو میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کوئی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ فلاں میرا دوسرے محلے میں بھتیجا رہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اٹالینز کے لیے کد چاہیے یا نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ اٹالین کے لیے سب کے لیے کد جو ہے اس کی انفارمیشن ہے۔ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی کسی دوسرے مکان میں رہتا ہے تو آپ اس کا کد یعنی اس کی رہدی تو اس کی انکم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بعد میں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، یعنی آپ کو اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دکھانی ہوگی، اس کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دکھانی ہوگی، اور پریفیکٹورے کو دکھانا ہوگا کہ ہمارے والد کا نام ایک ہی ہے، تو ہم اپنی رہدی تو جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا یہ تو 27,000 کی انفارمیشن ہوگی۔ 20,000 کی انفارمیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے تو ویری گڈ، وہ 20,000 میں کروا سکتا ہے کسی کی بھی، لیکن اگر اس کی فیملی ہے تو اس پر ڈویژن ہے، تقسیم ہے ابھی تک بھی وکلا کی۔ پلیز اس کو نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ دوڑ کے جو ہے کاغذ جمع کروانا شروع کر دیں۔ کچھ وکلا کا خیال ہے کہ پریچتوری دی ریدیتو کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کرنے والا اگر گھر میں ایک ہے تو اس کی انکم 20,000 ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اٹلی میں اس قسم کے بونی اور بونس اور یہ اور وہ چل رہے ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ بچوں کے لیے پیسے لے چکی ہوئی ہیں 600 سے۔ اگر آپ کی بیوی کو کہیں سے 100 یورو بھی آیا ہے سال میں تو وہ بھی پریچتورے دی ریدیتو ہے، یعنی میاں بیوی دو پریچتورے دی ریدیتو ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا کد 27,000 سے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 20,000 دے میرا 22,000 ہے اور بیوی نے جو تو اس نے تو بیچاری نے صرف 900 ہی لیا ہے، وہ 800 جو بونس لیا ہے اس نے تو وہ پریچتورے دی ریدیتو ہے۔ یہ ایک کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی دو بندے ہو جائیں گے کسی بھی مکان میں، اگر آپ دو دوست رہتے ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف 2,000 لیا اس نے اور آپ نے 20,000 لیا ہے، تو آپ کا 22,000 بنا ہے، آپ کا 27,000 نہیں بنا۔ تو اس لیے اس کو آپ جو لوگوں سے کانٹریکٹ لینے والے ہیں اور اس مالک کو دیکھ لیں کہ وہ مالک آپ کی امیگریشن کروا بھی سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، کیونکہ اگر اس دن کوئی بھی شرط کم ہوئی، کیونکہ آپ نے ریڈی تو اس دن لے کے جانی ہے، تو آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو تھی انفارمیشن۔ عرفان حجات رانجھا صاحب اسی سلسلے میں ابھی بھی ان کی ایک میٹنگ جاری ہے، میرا تھوڑی دیر ان سے پہلے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے، تو اس سلسلے میں میٹنگ جاری ہے، گورنمنٹ سے ہم نے وضاحت مانگی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ای میلز کی ہوئی ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے ابھی FAQ بھی نہیں جاری کیا۔ ہاں ایک چیز میں رہ گئی، ڈومیسٹک کیئر ورکر کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اپنا جن کا جو معذور ہیں، معذور اگر مالک اگر معذور ہے اور وہ خود کسی کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا ازیندہ سانیتاریا کا کہ یہ بندہ معذور ہے، اس کو نہیں چاہیے انکم، اس کو انکم نہیں چاہیے، اس کے لیے انکم کی شرط نہیں ہے۔ یہ جو ڈیکریٹو ایٹواتیو آئی ہے اس کا آرٹیکل 9,5 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مالک اپلائی کرتا ہے تو اس کو انکم نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے لیے اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ کسی اور مکان میں بھی رہتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ رکھتا ہے، جی میں دیکھ بھال کے لیے رکھنے لگا ہوں، دیکھ بھال کے رکھنے جو کوئی دوسرا بندہ رکھے گا تو اس کے لیے اس کو انکم چاہیے ہوگی اسی طرح جس طرح دوسری انکم چاہیے۔ میں اب آپ کے کویسچنز کی طرف آتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، میرا بیٹا 14 سال کا ہے اور جسمانی طور پر معذور ہے، 1 سال سے میری نوکری نہیں ہے،